हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था अबाउट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, और हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के, यानी कि बीसीसी के एंड एफसीसी के। आज के लेक्चर में हम करेंगे उसके आगे। तो लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में पैरामीटर्स देखे थे अबाउट एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज जो देखी थी वो देखी थी जेड। क्या देखी थी? जेड, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जेड किसको कहते थे? आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एससीसी में जेड की वैल्यू क्या थी आपकी? 1, है ना। एससीसी में जेड की वैल्यू क्या थी? 1। आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में कितने एटम होते थे आपके? 1 पर यूनिट सेल में कितने एटम होते थे आपके? 1, ठीक है। क्योंकि आपके ऑटो कॉर्नर्स पे एक एटम होता था, ऑटो कॉर्नर्स पे एक एटम होता था, तो टोटल आपके 8 कॉर्नर्स और सारे कॉर्नर्स से आपको मिलता कितना था? आपको 1/8 मिलता था, ठीक है। तो टोटल एटम आपका कितना हो जाता है? 1। सिमिलरली आपके बीसीसी में जेड की वैल्यू जो होती है, बीसीसी में जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है 2। आपकी क्या होती है? 2। और एफसीसी में जो जेड की वैल्यू आती थी, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल वो आती थी आपकी 4, राइट। उसके बाद हमने देखा था एज लेंथ, ठीक है। तो एज लेंथ जो आपकी एससीसी में सिंपल क्यूबिक में आती है वो आती है आपकी एज इक्वल टू 2r। क्या आती है आपकी? एज इक्वल टू 2r। और अगर आप यहां से रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस इज इक्वल टू लिख सकते हो आप a/2 लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज जो यहां पे डिस्कस की थी आपने, एससीसी में जो तीसरी चीज डिस्कस की थी वो था आपका वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो किसी भी यूनिट सेल में अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है तो सिंपली कैसे निकलेगा? अगर आपको मैं बोलूं कि इस रूम में आपको, है ना, 4 बॉल्स हैं, उन आपके 4 बॉल्स को वॉल्यूम निकालना है, तो आप बोलोगे पहले आप एक बॉल का वॉल्यूम बताइए। एक बॉल का वॉल्यूम हमने माना 4/3πr³। अगर r उस बॉल का रेडियस है तो, है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, अगर एक स्फीयर हमने लिया और उसका रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका? 4/3πr³, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कि भाई कितने एटम होंगे उस यूनिट सेल में, कितने एटम है आपके? जेड एटम है उस यूनिट सेल में, और एक एटम का वॉल्यूम क्या आपका? 4/3πr³, राइट। और जेड की वैल्यू आपकी सिंपल क्यूबिक में क्या होगी? जेड की वैल्यू होगी आपकी सिंपल क्यूबिक में 1, तो 1 × 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक क्या हो जाएगा आपका? 4/3πr³ हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आपका आ गया 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो क्या है? यूनिट सेल तो आपका एक क्यूब है, सिंपल यूनिट सेल आपका क्या है? क्यूब है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका? क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब, सिंपल साइड का क्यूब। और एज इक्वल टू 2r आपको पता है पहले से, तो आपने यहां पे लिखा 2r³। यहां से आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया 8r³, ठीक है। फिर आपने निकाली थी पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकाली थी आपने? पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। तो ये सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो आपको रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो आपको याद होना चाहिए। तो 3D विजुअलाइजेशन हो तो अच्छा है, नहीं तो रिजल्ट तो एटलीस्ट याद रखना ही चाहिए, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट को 3D विजुअलाइजेशन नहीं होता है। और मैंने आपको पूरा डायग्राम के थ्रू भी समझाया है ना, बोर्ड पे भी मैंने डायग्राम्स बताए आपको, है ना, ऑन स्क्रीन भी समझाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी समझाया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ट्राई नहीं करते। मैंने मैक्सिमम जगह पे देखा है, हमारे टाइम पे भी लोग 3D में विजुअलाइज करने की बजाय डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखते थे सिंपली। और क्योंकि सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं तो सॉल्व हो भी जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने 3D विजुअलाइजेशन कर लिया तो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो केवल आपका सही होगा, इस बात की आप गारंटी रखिए। इसीलिए 3D विजुअलाइजेशन जरूरी है, बस इसीलिए मैं उसको जोड़ देता हूं, ठीक है। मैं क्यों आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे समझाया, फिर आपको डायग्राम्स बना के समझा रहा हूं। सिंपल फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो सकता है नहीं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह से और सब चीजों से जो है आपका 3D विजुअलाइजेशन हो गया। अगर आपने 3D में इसको सही से इमेजिन कर लिया और कोई अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इमेजिनेशन जरूरी है 3D में इसका, अदरवाइज आपको रिजल्ट तो मैक्सिमम बच्चों को याद हो जाते हैं। और सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल भी क्या होते हैं? मोस्टली इजी होते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी इस केस में मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एटम। सिंपल सी बात है कि कितना एटम ऑक्युपाई किया है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। केवल अगर आप इसकी बात करो, केवल अगर आप इसकी बात करो तो इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। इनटू आप मल्टीप्लाई करोगे कितना? 100 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा। क्या निकलेगा? आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा। तो सिंपली पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, है ना। और वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को आप क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी इस केस में? वॉल्यूम ऑफ एटम कितना था आपका? 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है आपका? 8 r क्यूब। और ये कितना आ जाता था आपका? 52.4% आ जाता था। ठीक है, इतना आ जाता था। आपने पैकिंग फ्रैक्शन अगर लिखना चाहो, पैकिंग फ्रैक्शन लिखना चाहो, इसको मिटा लेते हैं, आप इसको नोट करिए फिर मिटा लेते हैं इसको, नीचे स्पेस नहीं है। तो अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन लिखना चाहो, आपका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया? 52.4% आ गया, 52.4% आ गया। तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट, बस आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है इस केस में, तो यह आपका 0.524, है ना। अगर आप इसको क्लोज वैल्यूज में लिखना चाहो तो 52% लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन को 0.524 लिखा आपने, है ना। और इस हिसाब से आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 52.4%, या है ना नियरली लिख सकते हो उसको 52%, राइट। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज वायर्ड अगर पूछा जाए, परसेंटेज वायर्ड क्या होता था आपका? 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, कि भाई जितना आपका पैक है ना, जो बचा वो क्या है? खाली है। तो 100% में से जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसको माइनस कर दो, परसेंटेज वायर्ड निकल जाएगा आपका। 100 माइनस 52.4 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 47.4% आएगा। 47.4% आपका आया था, परसेंटेज वायर्ड आया था, राइट। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो 6 था। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था आपका? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, इसको आप एनएम भी कहते हो, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर को। और डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर हमेशा कितनी होती है? मैंने आपको भी समझाया था, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर कितनी होती है? हमेशा, हमेशा 2r होगी। सिंपल सी बात है। आपसे अगर एक स्फीयर दिया जाए, पूछा जाए इसके स्फीयर के नियरेस्ट कौन होगा? जो इससे बिल्कुल चिपका हुआ होगा। तो ये डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी? हमेशा 2r होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट सेल। नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस होगी वो 2r होगी। सिंपल सी बात है। अगर दो स्फीयर आपस में चिपके हुए हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगी, उनके सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी 2r। एक टर्म में रिलेशन हर बार चेंज हो जाता है, क्योंकि यूनिट सेल जैसे जैसे चेंज होता जाता है आपकी एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन बदलता जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको, कि देखिए अगर दो स्फीयर्स आपस में लगे हुए हैं तो उनका रेडियस तो देखो हमेशा क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 2r होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक ही टर्म में लिखना चाहते हो, किसके टर्म में? एक ही टर्म में लिखना चाहते हो, तो सबके लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जैसे जैसे यूनिट सेल बदलेगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में आपका एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन अलग अलग है, राइट। तो आपको अगर इसको एक ही टर्म में लिखना है तो r की वैल्यू आप एक ही टर्म में देखिए, ठीक है। तो वो मैंने मिटा दिया, r इज इक्वल टू a/2 आया था इस केस में, तो r इज इक्वल टू a/2 सिंपली नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस हो गई यहां से a, राइट। तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। नोट नहीं करते तो स्टैचू बोल बोल के नोट करते रहिए, राइट। चलिए, और स्टैचू बोलने का तरीका तो आपको मालूम है। नेक्स्ट आपका बीसीसी के लिए, बीसीसी में हमने ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं की थी। पहले तो हमने जेड डिस्कस की थी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिस्कस किया था। दूसरा हमने डिस्कस किया था क्या? एज लेंथ का रिलेशन, तो आया था आपका √3a/4r। बस आप इसको याद रखो, आपको दोनों चीजें याद रहेंगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप लिख लो 4r/√3, अगर आपको ये चाहिए तो आप लिख लो 4r/√3, ठीक है। और अगर आपको r चाहिए तो आप लिख लो यहां से r इक्वल टू √3/4r, राइट। तो यहां से आप सिंपली दोनों के बीच रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में आपका रेडियस और एज लेंथ का क्या रिलेशन था? आपका √2a इज इक्वल टू आपका 4r। यहां से अगर आपको a चाहिए तो आपका आ जाता 2√2r, और अगर आपको r चाहिए तो आ जाता था a/4
2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी आसान है। इन दोनों में आप ये वाली बात याद रखो, ये वाली याद रखो इसमें और ये वाली याद रखो इसमें। आप बाकी दोनों रिलेशन आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बाकी दोनों बातें आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपका r इज इक्वल टू आ गया a/2√2। ठीक है, आपका यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होता था आपका 8। आपको 3D में भी बताया था, कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब आपको बताया था कि आपने 3D इमेजिनेशन में भी देखा होगा, वो आपका बीच वाला सेंटर वाला आइटम किनारे किनारे आपका ऊपर 4 और नीचे 4 से टच था। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था आपका? 8 आया था। इतना आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर निकालना है, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर। तो हमेशा 2r होगा, मैंने आपको बोला, और क्लियर भी है। लेकिन अगर एक टर्म में निकालना है तो हमको r की जगह पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे √3 ये होगा ना, r की जगह पे हमको ये वाला पुट करना पड़ेगा, वैल्यू ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आपने पुट किया 2 इंटू √3/4 और 8, ये आपका आ जाएगा आपके √3/2 आ जाएगा। नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस इतनी आ जाएगी, राइट। चलिए, रटना नहीं, आपको बहुत आसान लग रही होंगी ये चीजें। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था आपका 12, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग 3D में विजुअलाइज करने से बचते हैं। अगर आप इसको 3D में विजुअलाइज नहीं करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछा भी जाएगा तो आपको पता है बाहर है। लेकिन हम इसको करेंगे, अगर हम इसको करेंगे तो हमको खुद अच्छा फील होगा कि हम देख पा रहे हैं एक्चुअली। अगर आप नहीं भी देखोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो आपका काम तो चल जाएगा। लेकिन अगर हमें दिख जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आपको दिखेगा तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी हम इसको और अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे। बस अब आपको लास्ट लेक्चर वाला याद होना चाहिए, 3D इमेजिनेशन याद होना चाहिए, लास्ट लेक्चर वाला। तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ये आ जाएगा आपका। डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर होगा यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर होगा आपका 2r ही होगा। वो तो हर केस में 2r था, लेकिन r की जगह यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? a/2√2, a/2√2। तब आपका एक टर्म में निकलेगा, है ना। एक टर्म में निकालने के लिए 2 से 2 कैंसिल, तो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस हो गई आपकी a/√2 हो गई, a/√2 हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, ठीक है, कि आपका नियरेस्ट नेबर यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो, है ना, हमने यहाँ पे 2 यूनिट सेल बनाया। कितने यूनिट सेल बनाया? 2 यूनिट सेल बनाया, दोनों को आपस में चिपका रखा है। ये जो मैंने आपका रेड कलर से ऐसे ऐसे कर रखा है, ये वाला फेस कौन सा वाला फेस है? जो आपका बिल्कुल चिपका रखा है जिससे, है ना। सपोज आपने 2 यूनिट सेल इमेजिन किए, एक यूनिट सेल आपका ये है, दूसरा यूनिट सेल ये है, इसको ऐसे चिपका रखा है। तो जिस फेस पे चिपका रखा हुआ वाला फेस यहाँ पे, उस पे एक एटम है ना, और ये यूनिट सेल हमारा आगे वाला यूनिट सेल है। इसको आपने मान लिया, इसको आपने माना यूनिट सेल 1, इसको आपने माना यूनिट सेल 1, इसको माना आपने यूनिट सेल 2। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक यूनिट सेल डिस्कस किया था, ये वाला। तो हमने देखा था इस एटम से। अब चूंकि हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देखा कि वो चिपका हुआ था, यहाँ पे हम थोड़े दूर दूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एटम। तो ये एटम क्या होगा? इसके साथ चिपका हुआ होगा। ये वाला एटम भी क्या होगा? इसके साथ चिपका हुआ होगा। ये वाला एटम क्या होगा? इसके साथ चिपका हुआ होगा। ये वाला एटम भी होगा। तो 4 एटम तो यहाँ हमको चिपके हुए दिख रहे हैं सीधा सीधा इसके साथ। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आपका चौथा ये, राइट। हमने लास्ट क्लास में देखा था, इस क्यूब को इमेजिन करिए, इस वाले क्यूब को, इस वाले क्यूब को इमेजिन करिए, आगे वाले को छोड़िए, इस वाले को, कि हमने देखा था कि इसके फेस सेंटर वाले एटम भी इसके साथ टच करते हैं, है ना। तो एक आपका ये वाला एटम इसके साथ टच करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5th। एक आप देखिए ये वाला एटम इसके फेस सेंटर वाला, दूसरा आपका इसके फेस सेंटर वाला एटम टच करेगा, तो हो जाएगा 6th। तीसरा आपको ये देखिए, इस क्यूब के आपके लास्ट ये नीचे वाला सरफेस टच करेगा, नीचे वाले सरफेस का फेस सेंटर, तो हो जाएगा आपका 7। और इस सरफेस का, इस वाले सरफेस का भी फेस सेंटर इसके साथ टच करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इस एटम से 4 एटम ये वाले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 टच कर रहे हैं आपके इस फेस वाले। तो इस यूनिट सेल के भी तो चारों फेस वाले टच करेंगे, इस फेस वाला भी टच करेगा, है ना। इस फेस वाला भी आपका, देखिए इस फेस वाला टच किया तो इस फेस वाला भी आपका टच करेगा, इस फेस वाला भी टच करेगा, और इस फेस वाला भी टच करेगा, राइट। तो ओवरऑल हुए कितने? देखो 1 2 3 4, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में, इस वाले यूनिट सेल में आपका आएगा 5 6 7 8, और फिर इस वाले यूनिट सेल में, इस वाले यूनिट सेल 1 में, है ना, आएगा 9 10
10 11 12, तो टोटल 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपने इसको 3D में विजुअलाइज किया होगा। ठीक है, 3D में इमेजिन करिए, इसको ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पता होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं पूछा जा सकता है, बशर्ते अगर आपको 3D में विजुअलाइज हो गया तो मजा आ जाएगा अलग लेवल पे, इसलिए मैं इतना ट्राई कर रहा हूं 3D में विजुअलाइज कराने का। अदरवाइज इससे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट नेबर तो निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर इमेजिन हो जाएगा तो मजे वाली बात है, और नहीं भी इमेजिन होगा आपको, अगर आपको इमेजिन हो चुका होगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपका सही होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आपको पता है और डिस्टेंस भी अपने को पता है, इससे ज्यादा आपके नीट लेवल पे कुछ पूछे जाने के चांसेस रेयरली पूछे जा सकते हैं ना, पूछे जाने के चांसेस नहीं है ना। तो अपने को रिजल्ट तो अच्छे से मालूम है और ये आपको याद भी होना चाहिए कायदे से, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था आपका एम्स 2013 में, किसमें आया था आपका एम्स 2013 में आया था। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, क्वेश्चन में पूछा था कि आपका एक बीसीसी सेंटर है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, उस पर दो एटम है, हाउ मच कॉर्नर एंड सेंटर एटम, how much corner and center atom contribute to unit cell, ऐसा सवाल था। how much corner and center atom contribute to unit cell। ठीक है, चलिए तो कितना आपका कॉर्नर और सेंटर एटम आपका कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में, डायरेक्टली ये क्वेश्चन था। क्यों, बहुत आसान है। बीसीसी में आपका क्या है, बीसीसी में सिंपली क्या है, देखिए आप देखिए ध्यान से, बीसीसी में आपका क्या है 1/8 है। बीसीसी में आपका क्या है, जो आपका कॉर्नर एटम होगा, चाहे बीसीसी में चाहे एफसीसी में, पहला कह रहा आपका कॉर्नर एटम और दूसरा आपका कह रहा सेंटर एटम। ठीक है, तो कॉर्नर एटम अगर किसी यूनिट सेल में है तो कॉर्नर एटम आपका एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, और सेंटर वाला एटम, तो बीसीसी में जो सेंटर वाला एटम होता है वो होता है आपका बॉडी सेंटर। क्या होता है, बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर उसी यूनिट सेल का पार्ट होता है पूरी तरीके से, और वो पूरी तरह से उसी को शेयर्ड होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो आपका कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 और सेंटर एटम कंट्रीब्यूट करेगा आपका 1। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपीएमटी 2009 में आया था, 9 में आया था, 2009 में आया था। आसान सा क्वेश्चन है, पूछा था कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। ठीक है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी आपको दिया गया था, एज लेंथ दिया हुआ था, एज लेंथ ए दी हुई थी, और इसकी वैल्यू थी आपकी 391 पिकोमीटर दी हुई थी। कितनी दी हुई थी, 391 पिकोमीटर या 361 पिकोमीटर, ऐसे कुछ दिया हुआ था। 361 रखी, कोई इशू की बात नहीं, फॉर्मूला तो है ना, क्वेश्चन तो उसी तरीके से सॉल्व होगा। 361 पिकोमीटर दिया था, एग्जैक्ट आपका 361 पिकोमीटर ही दिया था, राइट। 361 पिकोमीटर एज लेंथ है। ठीक है, पूछा आपका क्या था, पूछा था आपका सिंपल रेडियस ऑफ यूनिट से, रेडियस ऑफ कॉपर पूछा था। क्या पूछा था आपका, रेडियस ऑफ कॉपर पूछा था, रेडियस ऑफ कॉपर पूछा था। और आपको अच्छे से मालूम है कि एफसीसी में आपको एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस पूछ रहा है। एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, एफसीसी में जो रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन होता है वो होता है आपका √2a = 4r। आपको एज लेंथ की वैल्यू दी है, आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा आपका √2a/4r, है ना, सॉरी 4a, यहां से आपका रेडियस इक्वल टू आएगा आपका a/2√2। ठीक है, इसी फॉर्मूला में पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा आपका पिकोमीटर में, तो यहां पे आपको पिकोमीटर में आंसर भी आएगा, पिकोमीटर में आपका आंसर भी आएगा। तो रेडियस इक्वल टू आप पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 361 पिकोमीटर, और यहाँ पे आएगा आपका 2√2, क्या आएगा आपका 2√2 पिकोमीटर, रेडियस इक्वल टू इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 180.5, 2 से आपको डिवाइड किया अपॉन √2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आएगा आपका 128 पिकोमीटर, आप करके देख लेना। ठीक है, मुझे तो आंसर याद है फिलहाल, है ना, तो आपका आएगा 128 पिकोमीटर लगभग। ठीक है, आप कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
बीसीसी और एफसीसी के और पैरामीटर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट। चलिए अब आएंगे सिंपल हम बीसीसी के अदर पैरामीटर्स में आएंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल करने जा रहे हैं डिस्कस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीजें पहले से मालूम है, जैसे आपका Z इक्वल टू है ना एटम्स पर यूनिट सेल आपका 2। दूसरी चीज हमको मालूम है कि √3a इज इक्वल टू 4r, ठीक है। दूसरी चीज हमको ये मालूम है √3a इज इक्वल टू 4r, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है। ये सारी चीजें हमको पहले से मालूम है, राइट। क्या क्या चीजें हमने नई डिस्कस करनी है उसकी बात करते हैं। यहां पर हमको वॉल्यूम ऑफ एटम बताना है, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम से अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बाद साथ निकालो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी के केस में वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, सिंपल कितने एटम है पर यूनिट सेल इनटू एक एटम का वॉल्यूम Z इनटू 4/3 पाई r क्यूब। एक एटम का वॉल्यूम आपका 4/3 पाई r क्यूब, और एटम कितने यूनिट सेल में आपके Z की वैल्यू बीसीसी के केस में कितनी आएगी आपकी 2 आएगी, इनटू आप मल्टीप्लाई करोगे इसको बाय 4/3 पाई r क्यूब, यहां से आएगा आपका 8/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या निकालोगे आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल तो एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम हमेशा एक क्यूब के इक्वल होगा, एक क्यूब, ठीक है। और अब आपको एक ही जगह पे रेडियस के टर्म में अगर आंसर निकालना है तो एक ही जगह पे आपको रेडियस के टर्म में पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो आपको पता है √3a इक्वल टू क्या आता है 4r, a इक्वल टू क्या है आपका 4r/√3। तो आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू आपका 4r/√3 है, तो यहां पे आपने 4r/√3 लिखा और क्यूब लिखा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इतना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा आपका 4r/√3 क्यूब, राइट। अब यहां से अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, यहां से अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल देखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब सिंपल सी बात है कि आप वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को क्या बोलते हो, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां से आप पैकिंग फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ एटम्स आपको मिला है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, यहां से पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम आपको क्या पता है 8/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है आपका 4r/√3 क्यूब इनटू 100 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, लेकिन आप याद रखो तो अच्छा है। कितनी आती है पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 68% आती है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो 68 आती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी आती है आपकी 52.4%। तो अगर आपका पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, पैकिंग एफिशिएंसी रिप्रेजेंट क्या करता है कि कितना पार्ट है ना यूनिट सेल का भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, खाली होगा यानी कि वॉइड होगा। तो परसेंटेज वॉइड अगर निकालना है आपको, परसेंटेज वॉइड अगर निकालना है तो दैट इज 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। और ये हो जाएगा आपका 32%। आपके एफएमटी 2008 में, एफएमटी 2008 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा ये पूछा था। एफएमटी 2008 में आपको क्वेश्चन आया था, पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज वॉइड, व्हाट इज द परसेंटेज वॉइड इन बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन था, आपको सीधा सीधा वैल्यू याद रहेगी तो आपको पता रहेगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली लोगों को याद ही रहती है क्योंकि तीन ही वैल्यू याद रखनी है आपको, है ना। सिंपल क्यूबिक के लिए आपका 52, इसके लिए आपका 68 और आपका एफसीसी के लिए बस बताने वाले। तो ये वो आपका परसेंटेज वॉइड आ जाएगा इस केस में 32%, राइट। तो ये हो गया हमारा। और आगे देखेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का देखने जा रहे हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, आप इसे एफसीसी भी कहते हो,
एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी। ठीक है, इसके लिए कुछ बातें हमें पहले से पता है। कौन कौन सी बात है कि भाई आपका इसके लिए Z इज इक्वल टू एटम पर यूनिट सेल क्या होती है आपकी 4 होती है। ठीक है, अगर आप रिलेशन पूछो तो आपका रेडियस और एज लेंथ में तो आएगा आपका √2a इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछो तो आपका कितना है 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका 12 है, राइट। अब देखेंगे थोड़ा, ठीक है, कि आपको वॉल्यूम ऑफ एटम इस केस में कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स आपको सिंपली पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स आपका होता है कि Z है ना, कि यूनिट एक यूनिट सेल में कितने एटम है इनटू आपका एक एटम का वॉल्यूम Z इनटू 4/3 पाई r क्यूब, Z इनटू 4/3 पाई r क्यूब। एफसीसी के केस में आपका एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू क्या है 4, Z की वैल्यू क्या है 4 अपॉन इनटू 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। यहां से आया आपका 16/3 पाई r क्यूब, 16/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ जाएगा, राइट। अगर आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालो तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है आपका सिंपली a क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका a क्यूब के बराबर होता है। और a की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो, a इक्वल टू क्या है आपका 2√2r, 2√2r। तो a की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 2√2r क्यूब, 2√2r क्यूब आ जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका निकल के आ गया। तो अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, आपका आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको तो आप बोलते हो पैकिंग फ्रैक्शन, इसको आप क्या बोलते हो पैकिंग फ्रैक्शन। इनटू 100 कर दोगे तो आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप इसको देख लो, आपका पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना आपका 16/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो कितना आपका 2√2r क्यूब इनटू 100। यहां से जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 74%। अगर आपसे पूछो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 0.74। सिंपल सी बात है 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा आपका 74%। और 74% इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D लैटिस, है ना। आप अगर 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्फीयर्स का 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D। तो 74% इज व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D, पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D। ठीक है, कौन कौन इसको शो कर सकते हैं, है ना। यहां पे एक और फैक्ट लिख लीजिए, कौन कौन इसको शो कर सकते हैं। सोन भाई याद रखेंगे इसको, या आपको याद ही रखना कि एफसीसी इसको शो करता है। कौन शो करता है आपका एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है 74%, वो में दिख भी रहा है। एफसीसी को आप सीसीपी भी कहते हो, क्या कहते हो आप सीसीपी भी कहते हो, इसको क्या कहते हो सीसीपी। यानी कि एफसीसी और सीसीपी आपका इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, एफसीसी या सीसीपी। अब सीसीपी क्या है आपका क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। अभी जब हम आगे क्लोज्ड पैकिंग पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, सीसीपी और एचसीपी के बारे में। अभी तो फिलहाल आप नोट कर लीजिए कि सीसीपी आपका क्या है क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी आपकी कितनी होती है 74% होती है। और एचसीपी भी एक होता है, उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74% होती है। एचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एचसीपी होता है। तो आप एफसीसी बोले, है ना। तो 74% जो है आपका पैकिंग एफिशिएंसी को कौन कौन शो कर सकता है, एफसीसी या एचसीपी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एचसीपी। ये दोनों अलग अलग टर्म है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग आपका अलग अलग टर्म है। और जो आपका सीसीपी और एफसीसी ये दोनों सेम है। सीसीपी आप बोलते हो क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, आप बोलते हो इसको एफसीसी को बोलते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एफसीसी और सीसीपी में से कोई भी टर्म आपको मिल सकता है। एफसीसी और सीसीपी का मतलब एक ही होता है और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग आपका अलग है। इसको हम क्लोज्ड पैकिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्या होते हैं, है ना, इन सब का नाम क्या होता है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D कितना है 74% है। अगर आपसे पूछे परसेंटेज वर्ड किस केस में आपसे
एफसीसी के केस में परसेंटेज वाइड पूछे, परसेंटेज वाइड इन एफसीसी, तो दैट इज सिंपली क्या आपका 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कि भाई जितना भरा है उसके अलावा जो खाली है, तो आएगा आपका 26% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26%। आप साथ में ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर 74% क्या है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी कि 74% क्या है मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब कि मैक्सिमम आप उतना स्पेस भर सकते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 26% शुड बी मिनिमम पॉसिबल वाइड, है ना, कि इससे कम वाइड नहीं हो सकता। सोच के देखो 26% क्या आपका मिनिमम पॉसिबल वाइड है, जब आपका 74% से ज्यादा वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती। पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 74% से कभी बढ़ ही नहीं सकती 3D में, मतलब प्रैक्टिकली बनाने को तो आप कैसा भी बना लो स्ट्रक्चर, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली आपका 74% से ज्यादा आपका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ नहीं सकता, तो वाइड आपका 26% से कभी कम नहीं हो सकता। तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वाइड इन 3D, इससे कम वाइड नहीं हो सकता। दिस इज मिनिमम पॉसिबल वाइड इन 3D, मिनिमम पॉसिबल वाइड इन 3D। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है सिंपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए एक कंपाउंड है ना, ए भी एक कंपाउंड है। ए आपका कहां कहां प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है आपका कॉर्नर पे, ए प्रेजेंट है आपका कॉर्नर पे प्लस बॉडी सेंटर पे, और बी प्रेजेंट है आपका फेस सेंटर पे। फॉर्मूला बताना आपको, सिंपल फॉर्मूला बताना है। बी प्रेजेंट है आपका फेस सेंटर पे, तो आसान है। ए आपका कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, और कॉर्नर कितने होते हैं आपके? 8, और कॉर्नर पे जो एटम होता है वो कंट्रीब्यूट करना करता है आपका 1/8। ये आपका कॉर्नर पे, कॉर्नर आपका 8 इंटू 1/8 प्लस आपका बॉडी सेंटर पे 8, बॉडी सेंटर पे भी है, और बॉडी सेंटर कितनी लोकेशन होती है? केवल 1, और वो कंट्रीब्यूट करना कितना करता है आपका 1, तो आपका इतना आ जाएगा। और बी है आपका फेस सेंटर पे, फेस कितने होते हैं आपका? टोटल फेस सेंटर कितना होता है? 6, और वहां से कंट्रीब्यूट करना करता है आपका 1/2 करता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका a 1 + 1 आपका 2, और यहां से जाएगा आपका b3, तो आपका आंसर आ जाएगा A2B3 सिंपल। तो आपका सिंपल क्या कह रहा है कि ए आपका कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, ए आपका कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, बी आपका फेस सेंटर पे। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, देखो कैसे, कि आपसे कह रहा है कि भाई ए जो है वो क्रिस्टलाइजेज एफसीसी, ए क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी, और बी कहां है आपका? सपोर्ट बॉडी सेंटर पे। कहां आपका? बॉडी सेंटर पे। ऐसा क्वेश्चन पूछा और फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ए क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी का क्या मतलब हुआ कि ए आपका एफसीसी बना रहा है, तो ए एटम जो है आपका पूरा एफसीसी लैटिस बना रहा होगा। तो एफसीसी आपका क्या होता है ना, एफसीसी क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी मतलब क्या होगा कि आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है? इस तरीके का होता है। देखिए इस तरीके का होता है कि आपका कॉर्नर पे भी एटम होता है, सारे कॉर्नर पे भी होते हैं। तो ए जो है सारे कॉर्नर्स पे भी होगा, और ए जो है आपका फेसेस पे भी होगा। कितना होगा आपका? फेसेस पे भी होगा, सारे 6 फेसेस पे होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल कहने का क्या मतलब है कि ए क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी, और एफसीसी में एटम कितने होते हैं? 4, तो ए का नंबर कितना आ जाएगा? 4। चाहे तो आप यहां से निकाल लो, चाहे तो आप फिर से फॉर्मूला यूज करो कि ए आपका कहां रिप्रेजेंट है। अगर वो क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी, अगर ए आपका जो है क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी है, तो ए आपका कॉर्नर से प्रेजेंट होगा आपका 8 साइड, इनटू वहां से कंट्रीब्यूट करना कितना कर रहा होगा आपका 1/8। ठीक है, प्लस आपका 6 फेसेस पे होगा, और वहां से कंट्रीब्यूट कितना कर रहा होगा 1/2, और इनटू बी आपका बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर तो केवल एक लोकेशन है, और इनटू 1 क्योंकि कंट्रीब्यूटर टोटल करता है। तो ए यहां से आ जाएगा 1 + 3, और बी आ जाएगा आपका 1, दैट कम्स आउट टू बी A4B। देखो सिंपल, आपका ए का 4 एटम भी आया जो आपकी डायरेक्टली आप बता सकते थे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, और हमारा बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस बहुत, क्योंकि अब तक जो चीजें हैं वो लगभग सबको याद ही रहती हैं कि भाई आपका जो है एससीसी है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बीसीसी है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है।
है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में A इक्वल टू 2r होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आपका √3a इक्वल टू 4r होता है, और आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आपका √2a इक्वल टू 4r होता है। फिर FCC के केस में √2a इक्वल टू 4r होता है। पैकिंग एफिशिएंसी उसकी होती है 52%, है ना। बॉडी सेंटर्ड की आपकी होती है 68% और FCC की आपकी होती है 74%। दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है। फिर आपका आता वाइड अगर बात करें तो उधर होती है आपकी 48%, है ना, और आपकी BCC में होती है आपकी 32% और FCC में आपकी होती है 26%, राइट। तो ये रिजल्ट तो मोस्टली लोग का होता है, लेकिन ये डेंसिटी वाला बहुत आसान फार्मूला है। न्यूमेरिकल जेईई या नीट दोनों में इससे पूछता है ना। कम क्वेश्चन ही आए नीट में, तो वैसे 2-3 बार ही आए, 3 बार ही आए लास्ट कुछ ईयर्स में, लेकिन आता है। और आएगा तो आपको समझ लो, सिंपल समझ लो, फ्री के नंबर है, राइट। तो देखेंगे इसको, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सिंपल कि पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर लिखिए, तो लिखना बहुत आसान है ना। सबसे ज्यादा आपका FCC में कितना है आपका 74%, फिर आपका BCC ये कितना आपका 68%, और फिर आपका आएगा SCC ये कितना आपका 52%। ये लिखना काफी आसान है पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन न्यूमेरिकल खूब आते हैं इससे, ठीक है। तो देखेंगे हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अगर आपको यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो सिंपल आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहां भी वही करना है, तो आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी सिंपली क्या है आपका, डेंसिटी का जो फार्मूला आपको पता है बस वही आपको यहां लगाना है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है। अगर आप देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो आता है वो सिंपली आता है कि आपका जो यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल एक क्यूब है ना, और क्यूब का आता है साइड का क्यूब। तो एज लेंथ का क्यूब अगर निकाल दे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा सिंपल। तो एज लेंथ का जो क्यूब है वही आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। और हमारी दूसरी समस्या ये है कि मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालें, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है VUC, और मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल यानी कि MUC। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो सकता है कि किसी एक यूनिट सेल में कितने एटम है, एक एटम का अगर हमको मास पता है और उस यूनिट सेल में कितने एटम ये पता है तो हमको मास ऑफ यूनिट सेल पता है। यूनिट सेल का जो मास है वो उसमें प्रेजेंट एटम की वजह से ही तो है, क्योंकि बाकी तो आपका वाइड है, बाकी में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं, बाकी आपका वाइड है, राइट। तो जो यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट है उनका जो मास है वही यूनिट सेल का मास है। अब अगर सपोज मैंने कहा कि किसी यूनिट सेल में आपका 4 एटम है, तो आप कहोगे कि भाई उस यूनिट सेल का मास ऐसा होगा कि एक एटम का जो मास होगा उसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज नथिंग बट एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। आप ऐसा बोल सकते हो, मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका। अब हमारी समस्या है कि मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, मास ऑफ वन एटम निकालना है हमको, तो किसी चीज का मोलर मास सपोज है, हमें मोलर मास जिस भी सब्सटेंस हमने लिया है तो मोलर मास हमने उसका m मान लिया। मोलर मास क्या होता है, m ग्राम ना, m ग्राम पर मोल, एक्चुअली m ग्राम पर मोल ये आपका मोलर मास है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मोलर मास का मतलब क्या हुआ, एक मोल का मास। मोलर मास का मतलब हुआ एक मोल का मास, यानी कि Na एटम का मास है ना। Na एटम का मास कितना है, Na अवोगाड्रो नंबर बराबर जितना एटम का मास कितना है, मोलर मास, यानी कि मास ऑफ Na एटम क्या है। मोलर मास का मतलब क्या हुआ आपका, m ग्राम लिखा, जिसको आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल। क्या बोल सकते हो आप, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल का क्या मतलब हुआ, मोलर मास इज इक्वल टू m ग्राम, ठीक है। यानी कि एक मोल का मास है आपका m ग्राम, तो आप बोल सकते हो कि Na एटम का मास है m ग्राम, तो आप बोल सकते हो मास ऑफ Na एटम, मास ऑफ Na एटम इक्वल टू m ग्राम, है या नहीं। एक मोल का मास है m ग्राम, एक मोल का मास है m ग्राम, और एक मोल में एटम कितने होते हैं आपके, n एटम होते हैं, अवोगाड्रो नंबर जितने बराबर एटम होते हैं। तो मास ऑफ n एटम क्या है आपका, m ग्राम। ऐसा हम कह सकते हैं, एक मोल का मास बोलो चाहे आप n एटम का मास बोलो, बात इतना ही है। तो आपको मास ऑफ n एटम आपका क्या है, m ग्राम है, ठीक है। आपने बोला भाई कि मोलर मास आपका m ग्राम, मोलर मास आपका क्या है, m ग्राम है। सपोज मोलर मास आपका क्या है, m ग्राम है, यानी कि 1 मोल का मास आपका m ग्राम है।
यानी कि एन एटम का मास आपका क्या है, m ग्राम है। तो यहां से आपका मास ऑफ वन एटम कितना आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम आ जाएगा आपके यहां से m/n आ जाएगा, m/n ग्राम। यह आ जाएगा आपका मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ एटम वन एटम का आप यहां वैल्यू पुट कर दो, तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा आपका यहां से देखिए, तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना है आपका, मास ऑफ यूनिट सेल होगा Z इनटू मास ऑफ वन एटम दैट इज आपका m/n और ग्राम में, ग्राम में आपका, ठीक है। ये आपके ग्राम में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। आपने यहां मोलर मास पुट किया तो आपका ग्राम में आ रहा है। तो यहां से डेंसिटी आपकी क्या निकल के आ रही है, डेंसिटी निकल के आ रही है आपका मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल लिया, कितना आपका Z इनटू m अपॉन Na, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आपका a क्यूब है, क्या आपका a क्यूब है। दैट इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू Z, ठीक है। तो आप यहां से लिखोगे डेंसिटी, और यही फॉर्मूला आपको याद रखना, बस इसी पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू आपका आएगा Z यानी कि एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास एज लेंथ पे क्यूब इनटू Na आपका क्या ऑर्गेड्रोस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। आप इसको है ना सिंपलिसिटी के लिए 6 into 10 to the power 23 भी ले सकते हो न्यूमेरिकल्स में। तो सिंपल आपका क्या है, डेंसिटी आपको निकालना है, तो आपको Z की वैल्यू पता होनी चाहिए। Z की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है किसके लिए, SCC के लिए। Z की वैल्यू आपकी 2 किसके लिए होती है, BCC के लिए। और Z की वैल्यू 4 होती है आपकी FCC के लिए। तो आपको Z पता होना चाहिए, उस सब्सटेंस का मोलर मास पता होना चाहिए और एज लेंथ पता होना चाहिए, डेंसिटी आपको सिंपली मिल जाएगी। तो आपको डेंसिटी के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें देके डेंसिटी पूछ ले, है ना, मतलब एज लेंथ आपको दे करके बाकी सारी चीजें देके डेंसिटी पूछ ले, या ऐसा हो सकता है डेंसिटी और ये सारी चीजें देके एज लेंथ पूछ ले, है ना। एज लेंथ और आपका Z और D दे करके आपको मोलर मास पूछ ले, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, मतलब इस फॉर्मूले से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, है तो ये बहुत सिंपल और इससे क्वेश्चन भी बहुत इजी बनते हैं, बस आप एक दो गलतियां मत करो। वो कौन कौन सी गलतियां, आपकी मोलर मास तो आपने क्या ग्राम में रखा ही है, साथ में आपको डिस्टेंस किस में रखना है, डिस्टेंस आपको दिया होगा पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, किसमें दिया होगा आपको, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। तो आप देखिए क्या करना है आपको, देख रहे हैं चांसेस ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस ऑफ एरर है कि भाई हमारा जो यूनिट है, यूनिट आपको किसका, यूनिट ऑफ एज लेंथ किसमें रखना है, आपको सेंटीमीटर में रखना है, तभी आपका जो डेंसिटी है वो किसमें आएगा, डेंसिटी आएगा आपका ग्राम, क्योंकि मोलर मास को अपने ग्राम में रखा है, पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हो ग्राम पर सीसी में आएगा, ठीक है। तो यूनिट आपको किसमें रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। क्वेश्चंस में आपको पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करने का आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 to the power -10 मीटर होता है। अगर आप मीटर में बात करोगे आपको सेंटीमीटर में रखना है, दैट इज क्या 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होगा, 10 to the power -8 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आएगा। आप यूनिट इधर उधर पुट करके अगर आप गलती करते हो तो मतलब समझ लो कि अपना ही बलि देना है, राइट। नेक्स्ट आपका एक पिकोमीटर, अगर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, अगर मीटर में लिखे तो आता 10 to the power -12 मीटर, तो आपका सेंटीमीटर में 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 10 to the power -10 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रखें, इस तरह को पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मैक्सिमम मिलेगा। बाकी तो आपको चेंज करना आता है, आप चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में पुट करें वैल्यू, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, सिंपल सा, कि आपसे कह रहा सोडियम क्रिस्टलाइजेज एट BCC। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका सोडियम क्रिस्टलाइजेज एट BCC। क्वेश्चन कह रहा है आपका सोडियम क्रिस्टलाइजेज एट BCC, क्रिस्टलाइजेज एट BCC। एज लेंथ दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ आपको, एज लेंथ दिया हुआ, एज लेंथ दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ 2 एंगस्ट्रॉम दिया, क्या दिया आपको, एज लेंथ दिया है 2 एंगस्ट्रॉम दिया है। आपसे पूछ रहा है डेंसिटी क्या होगी, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्या दिया आपको, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, आप यहां से देखो कि आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, Z into मोलर मास अपॉन A क्यूब into Na, राइट।
तो आपको जेड की वैल्यू पता है, जेड आपका बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, एटम्स पर यूनिट सेल, बीसीसी के लिए क्या है आपके 2 है, जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए क्या है आपका 2 है, जेड इक्वल टू 2, तो आपने जेड की जगह पुट किया 2, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है आपका 23 ग्राम, तो ग्राम में पुट किया आपने, वेवलेंथ आपको पता है 2 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एंगस्ट्रॉम को अपने को किसमें पुट करना है, सेंटीमीटर में, तो दिया आपको 2 एंगस्ट्रॉम, तो अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या, 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इसको यहां पुट करो, a क्यूब आएगा आपका 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर पे क्यूब इंटू एन एन को आप पुट करोगे 6 × 10⁻23, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 46 अपॉन 2 2 3 जा 8 10⁻⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6 10⁻⁻24 है, यहाँ पे आपका 10⁻+23 है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट करके यहाँ बचेगा आपका 10⁻⁻1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 46 अपॉन 8 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम पर सीसी आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी आपका 460 डिवाइडेड बाय आपका 8 इंटू 6 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू आपका आएगा, इसको आप और कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपका मेरे हिसाब से कुछ इस तरह ही आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 460 अपॉन 8 से 48 48, इसको आप सॉल्व करोगे आपका 230 अपॉन 24 230 अपॉन 24 और आप इसको करोगे तो आएगा आपका 115 अपॉन 12 115 अपॉन 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ग्राम पर सीसी आ रहा है, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन वाला पोर्शन तो कर ही लोगे, आपका आएगा 115 अपॉन 12 ग्राम पर सीसी, अगर आप इसको और कैलकुलेट करना चाहते हो तो आएगा आपका अराउंड 12 9 जा 108 12 से 9.6 अराउंड आएगा, ग्राम पर सीसी आ जाएगा, लगभग 9.6 ग्राम पर सीसी आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कर ले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, आप इसी में डेंसिटी पे ही है, आपको कह रहा है सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेज एट बीसीसी, यही क्वेश्चन है, सेम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्रिस्टलाइजेज एट बीसीसी और दिया डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इज, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इज आपको दिया हुआ 1.732 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, क्या दिया आपको डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर दिया हुआ आपको 1.732 एंगस्ट्रॉम, आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, सिंपल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए अपने को क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए अपने को चाहिए Z है ना, इनटू आपको चाहिए मोलर मास, आपको चाहिए A क्यूब और चाहिए आपको Na, आपको अब रेडोज कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आपको सोडियम का मोलर मास पता है, आपको बीसीसी में आपको Z की वैल्यू पता है, आपको केवल लेंथ चाहिए, आपको नियरेस्ट नेबर दिया है, तो बीसीसी के केस में नियरेस्ट नेबर क्या था आपका, नियरेस्ट नेबर किसी भी केस में क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या था आपका, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर आपका किसी भी केस में कितना आता है 2 आ आता है, लेकिन आपको चाहिए A, ठीक है, तो आपको A के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर आपका 2 आ आता है, ठीक है, तो R की जगह देखो आपका बीसीसी में R और A में क्या रिलेशन होता है, √3A = 4R होता है, √3A = 4R होता है, ऐसा होता है, R की जगह आप पुट करो, R = क्या लिख सकते हो आप, √3A/4 लिख सकते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज व्हाट 2R, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज 2R, अगर आप A के टर्म में लिखो तो आएगा आपका 2, R की जगह पे आपने इसको पुट किया √3A/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका √3A/4 आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कितना होता है, हमेशा ही 2R होता है, अब हमको A के टर्म में चाहिए क्योंकि हमको एज लेंथ चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर दिया हुआ है, हमको एज लेंथ चाहिए, तो हमने 2R में R की जगह हमने, क्योंकि हमको रिलेशन पता है, बीसीसी के लिए क्या होता है √3A = 4R होता है, बीसीसी के लिए √3A = 4R होता है, वहां से हमने R की वैल्यू निकाली, यहां पुट की, ठीक है, तो आपका आएगा 2 × √3A/4, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर हमको पता है क्या 1.732 एंगस्ट्रॉम, 1.732 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, यहां से अगर आप देखो 2 1 2 2 2 जा कैंसिल, ये 2 आपका इधर आएगा, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए एज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो 1.732 है ना, आपका ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई होगा √3 आपका डिवाइड होगा। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख ही लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ 2 था यहाँ 4 था आपका, अब तो सॉल्व करो सही से तो आपका 4 इधर आएगा, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा 1.732 और ये 2 और √3 आपका नीचे आएगा, 2 और √3 आपका नीचे आएगा, 2 और √3 आपका नीचे आएगा, यहां से आपका ये आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ जाएगा और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 ही होती है, तो एज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 into 1.732 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 आती है, तो 1.732 से 1.732 कैंसिल और एंगस्ट्रॉम में आई, एज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम आई, एज इक्वल टू कितनी आई आपकी 2 एंगस्ट्रॉम आई, और लास्ट क्वेश्चन में तो हमने एज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम लिया था, अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया। अब देख लो तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू जेड की वैल्यू यहाँ पे 2, बीसीसी के केस में जेड की वैल्यू होती है 2 है ना, मोलर मास आपको पता ही है, अब ए आपको पता है एंगस्ट्रॉम में 2 है, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो आएगा आपका 2 to the power 10 to the power -8, आप करोगे यहाँ पे क्यूब और मल्टीप्लाई करोगे इसमें किसका Na का एवोगाड्रो कांस्टेंट का, तो 10 to the power 23। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा उतना ही आएगा आपका, आंसर कितना आ जाएगा आपका 9.6 ग्राम पर सीसी आ जाएगा। तो आपको लास्ट क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता था, मैंने इस क्वेश्चन को रिपीटेडली इसलिए कराया कि मैंने वहां डायरेक्टली आपको एज लेंथ की वैल्यू दे दी थी, ऐसा भी हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर दे दे, ठीक है, तो कैसा भी दे आपको करना आना चाहिए, आपको पता है कि कोई एक वैल्यू दे करके दूसरी वैल्यू पूछ लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि आपका एक एटम है, आपको पता नहीं इसका मोलर मास कितना है, आपको इसकी डेंसिटी दी हुई है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एज लेंथ दिया हुआ है 290 पिकोमीटर, एज लेंथ दिया आपका 290 पिकोमीटर, ठीक है। सपोज दिस क्रिस्टलाइजेज एज बीसीसी, क्रिस्टलाइजेज एज बीसीसी, क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी ले लो, आप क्रिस्टलाइजेज एज एफसीसी ले लो, ठीक है। पहला आपको पहला पार्ट दिया हुआ है कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ इट, अब आपसे मोलर मास पूछ रहा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ इट, दूसरा आपसे पूछ रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए आर देयर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए आर देयर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए आर देयर इन 400 ग्राम ऑफ ए, ठीक है। तो पहला हमसे पार्ट पूछा मोलर मास क्या है, उसको देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो आपको मोल कांसेप्ट का हो जाएगा, अगर आपको मोलर मास निकालना आ गया तो दूसरा क्वेश्चन तो सिंपली मोल कांसेप्ट का है, सॉलिड स्टेट का तो रहा भी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको दिया ए के बारे में दिया, डेंसिटी की वैल्यू दी है, तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इनटू मोलर मास ए क्यूब और इनटू एन ए, राइट। तो यहां से देखो आपको मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास विल बी डेंसिटी इनटू ए क्यूब इनटू एन ए अपॉन जेड, ठीक है। तो यहां से आप डेंसिटी की वैल्यू पुट करो 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए की वैल्यू देखो आपको 290 पिकोमीटर दिया है, 290 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 290 को कन्वर्ट करना है आपका सेंटीमीटर में, 290 पिकोमीटर का आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10, तो यहां पर जाएगा 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आएगा। एन की वैल्यू क्या होती है आपकी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ग्राम में आपको मोलर मास आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको मोलर मास आ गया, क्या पता लगा आपको मोलर मास पता लगा, तो मोलर मास इज इक्वल टू दिस मच, सपोज x, यहां पे आपका इसकी वैल्यू आती है x, मान लिया इसकी वैल्यू आती है आपकी x ग्राम, इसको आप सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है ना, सपोज माना है आपका x ग्राम आ रहा है, ठीक है, तो मोलर मास आपका x ग्राम हो गया। अब आपको किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास पता है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ एयर देयर इन 400 ग्राम ऑफ ए, ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, तो मोल कांसेप्ट हो गया सिंपल, ठीक है। आपको ए का मोलर मास पता है, आपसे पूछ रहा है कि 400 ग्राम में ए के कितने एटम होंगे,
तो पहले 400 ग्राम में एक ही मोल्स निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है आपका मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया आपको 400 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया आपको 400 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास इसके केस में क्या आ रहा है x ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स आ गया, मोल्स ऑफ ए आ गया आपका 400/x आ गया, कितना आ गया 400/x। अगर इतने मोल्स है तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, है ना। तो क्या आ जाएगा, आपको मोल निकाल लिया, आपको मोलर मास, पहले पार्ट से आपको मोलर मास पता चल गया, पहले पार्ट से आपको क्या पता चला, मोलर मास पता चला, मोलर मास पता चला, तो आप वहां से मोल्स ऑफ ए निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, वहां से आपने मोल्स ऑफ ए निकाला, तो आपका 400 गिवन वेट है अपॉन मोलर वेट आपने x, तो ये आ गया आपका मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए। और से पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, दैट कम्स आउट टू बी आपका मोल्स ऑफ ए इनटू Na, मोल्स ऑफ ए इनटू एवोगाड्रोस नंबर, तो आपका आ जाएगा आपका 400/x इनटू Na। तो पहला पार्ट तो आपका डेंसिटी और सॉलिड स्टेट पे बेस्ड था, लेकिन दूसरा पार्ट आपका सिंपली मोल कांसेप्ट पे था। ऐसा भी हो सकता था कि आपको मोलर मास कैलकुलेट करने को ना बोल करके डायरेक्ट ये वाला पार्ट देता, तो आपको मोलर मास मजबूरी में कैलकुलेट करनी पड़ती। मान लो मैं यहां से ये हटा ही दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसका बन गया, सॉलिड स्टेट प्लस मोल कांसेप्ट कंबाइन, कि आपको ये तो यहां से आपको मोलर मास निकालना है डेंसिटी का फार्मूला यूज करके। अब वहां से जो मोलर मास आया वहां से पुट करके आप ऐसा कर लो। जब आप मोल कांसेप्ट का क्वेश्चन करते थे तो क्या होता था, आपको वेट दिया होता था, आपको नंबर निकालना होता था, वेट बाय आपने गिवन वेट, है ना, मोलर मास करते थे, तो मोलर मास आपको दिया होता था, अब आपको मोलर मास डेंसिटी के थ्रू निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल की क्लास में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डेंसिटी की, कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, ठीक है। आप भी इस पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे आप बीच में मत छोड़िए, है ना। मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने किया था पूरा, आपको लेकिन सारा क्वेश्चन पूरा करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। फॉर्मूला बता के काम नहीं चलेगा, है ना, कि आप नहीं बता सकते ना कि यहाँ के करके छोड़ देना। मैंने पहला दूसरा दोनों सॉल्व किया था एक तरह से, ये वाला छोड़ा है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है, आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। तो आज का होमवर्क आप कायदे से करिए, डेंसिटी का फॉर्मूला इजी है, इस पे क्वेश्चन भी आपका आसानी से बन जाएंगे। तो बस लेक्चर 4 में था बस इतना, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय।